Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk is now the richest person on the planet. He is now the richest person on the planet. Ladies and gentlemen, Mr. Elon Musk. बट वेट, ये सब कुछ हमेशा से ऐसा नहीं था। I didn't have any money. In fact, I had negative money. I had huge student debts. So, in fact, I couldn't afford a place to stay and an office. और एक टाइम ऐसा भी था जब इनकी कंपनीज बंद होने के कगार में थी। The third consecutive failure of the Falcon rocket for SpaceX. Tesla almost went bankrupt. लोग इन पर हंसते थे, इनका मजाक उड़ाते थे, और कुछ लोग तो इनको पागल भी कहते थे। When it comes to Tesla, when it came to SpaceX, people told you that you were crazy, you were out of your mind. This was never going to happen. This was never going to work. And a few years ago, people were laughing at you. ये जिन्हें अपना आइडल्स मानते थे, वो भी इनके साथ नहीं थे। You know, there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. यहाँ तक कि अपनी कंपनी के टफ टाइम में जब कंपनी कंगाल होने वाली थी, तब ये 3 साल तक वहीं फैक्ट्री में रहते हैं और वहीं सोते हैं। I slept on the floor through 3 years of hell. It was the longest period of excruciating pain in my life. Those were 3 so much pain. But it had to be done or Tesla would be dead. इनके लाइफ में इतने फेलियर्स आए हैं कि ये कभी भी कंगाल हो सकते थे, पर ये अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे और इनका विजन क्लियर था, जिसके लिए ये कोई भी कॉस्ट देने के लिए तैयार थे, चाहे इसके लिए वो कंगाल ही क्यों ना हो जाए। पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको इतना स्ट्रांग बनाती है, जिससे कभी भी ये हार नहीं मानते? और आखिर ये ऐसी कंपनीज क्यों बनाना चाहते थे? इसके पीछे उनका मेन मोटिव क्या था? इन सब का जवाब कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं थी, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, और कहीं ना कहीं यही चीज़ इनके सक्सेस का राज बनती है। तो आइए समझते हैं इनके पीछे की पूरी जर्नी के बारे में। When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. साउथ अफ्रीका, प्रेटोरिया। 28 जुलाई 1971 में इलॉन मस्क पैदा होते हैं। इनके पिता इरोल मस्क इंजीनियर थे और इनकी माँ डाइटिशियन और मॉडल थी। इसके साथ इनके 2 भाई बहन होते हैं, किम्बल और टॉस्का। वैसे तो ये देखने में एक हैप्पी फैमिली लगती है ना, पर ये सब जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो, और इनके साथ भी ऐसा ही होता है। शुरुआत से इलॉन के फादर का बिहेवियर उनकी मदर के साथ अच्छा नहीं था। When I was married, I was told about 3 times a day that I'm boring and stupid and, and ugly. And if I protested, then I got beaten up. So और इन्हीं टेंशन के चलते चलते इनकी शादी के 9 साल बाद, जब इलॉन 8 साल के थे, तब इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है। और डिवोर्स के बाद इनकी माँ को ये सब अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल पड़ने लगता है। तब इनके पास बहुत कम पैसे होने की वजह से ये 5 जॉब एक साथ करती थी, बस अपने आप को सरवाइव करने के लिए। just went through very hard times. I had to pay the rent. I needed a roof over our head and food for us to eat. He said, पर इनके डिवोर्स के 2 साल बाद जब इलॉन 10 साल के थे, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने फादर के साथ रहेंगे, बस इसीलिए क्योंकि उनके पास इंसाइक्लोपीडिया और कंप्यूटर था। Elon went to go and live with him at 10 because he had 2 encyclopedias. And then he got a computer. So that's something I could never afford. So, yeah. पर इनका फादर के साथ रहने का डिसीजन इनको बहुत टफ कंडीशन में ले आता है। मस्क बताते हैं कि इनका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
I did not have a sort of happy childhood, to be frank. It was quite rough. जब वो छोटे थे तब उनको स्कूल में बहुत बुली किया जाता था, But I was, bullied quite a lot. बस इसीलिए क्योंकि वो दुबले पतले और एक अलग बच्चे थे। पर तभी एक बार तो इनके साथ बहुत बुरा होता है I was almost beaten to death. जब कुछ बच्चे मिलकर इनको बहुत मारते हैं, इतना कि इनको सीरियस इंजरीज हो जाती है, जिससे इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। पर जब ये हॉस्पिटल से घर वापस आते हैं तब इनके फादर इनको ही बहुत चिल्लाते हैं। वो इनको 1 घंटे तक चिल्लाते रहते हैं। When his father would make him stand in front of his father and yell at him for more than an hour and take the sides of the people who had beaten up Elon and call Elon stupid. इन सब से आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे पर क्या बीत रही होगी। इलॉन के फादर बहुत रूड थे और उनका उनके फादर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था। My father has serious issues. इनको अपना बचपन ऐसे ही माहौल में बिताना पड़ता है। पर इन सब के अलावा मस्क को एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो था वीडियो गेम्स खेलना। ये गेम्स खेलते खेलते प्रोग्रामिंग पर भी ध्यान देने लगते हैं, जिससे ये 10 साल की उम्र से ही प्रोग्रामिंग सीखने लगते हैं। I taught myself how to program computers when I was a kid. The reason I started programming computers is because I like computer games. और वो समझते हैं कि अगर वो भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना के बेच सकते हैं तो उससे उनको कुछ पैसे मिल सकते हैं, जिससे वो एक अच्छा कंप्यूटर ले पाएंगे। I learned that if I wrote software and sold it, then I could get more money and buy better computers. और ये प्रोग्रामिंग सीख के 12 साल की उम्र में एक गेम भी बना लेते हैं, जिसे ये एक मैगजीन को बेचकर $500 कमाते हैं। Mom, do you remember when I was 12 and I created my own video game called Blastar about a spaceship that battles aliens? I do. I remember they paid you $500. और तब के $500 आज के $1500 के बराबर है, जो इंडियन रुपीस में करीब 1,30,000 रुपीस होते हैं। और 12 साल के बच्चे के लिए ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। कहाँ नॉर्मली बच्चे इस उम्र में गेम खेलने पर ध्यान देते हैं, और वहीं इन्होंने अपना खुद का ही एक गेम बना लिया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि मस्क बचपन से ही बहुत क्रिएटिव थे और तब से ही इनके दिमाग में बहुत से ख्याल आते रहते थे। जैसे एक बार तो ये बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए थे, जब इनको बहुत से अलग अलग सवाल आने लगते हैं, जैसे हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या यूनिवर्स में हमारे अलावा एलियंस भी मौजूद हैं, अगर वो है तो वो कहाँ है, और आखिर हम जिंदा क्यों रहना चाहते हैं, हमारी लाइफ का मेन मोटिव क्या है। इन सब सवाल से वो अपनी पहचान को लेकर बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। I mean, I did have this existential crisis when I was around 12 about what's the meaning of life. Isn't it all pointless? Why not just commit suicide? Why exist? और ये सब का जवाब जानने के लिए ये बहुत सी बुक पढ़ते हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर से लेकर अलग अलग फिलोसॉफिकल बुक्स। But I read a lot of books. I read lots and lots of books. तब से ही वो ये समझ जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम सब एक साथ मिलकर एक स्पीशीज की तरह कैसे यूनिवर्स की सच्चाई को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और तब ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी समझने की क्षमता को बढ़ा सके तो हो सकता है कि हम यूनिवर्स की सच्चाई को समझ सके। If we can expand the scope and scale of consciousness, That we may better understand the nature of the universe. ये सब सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, कि एक बच्चे के दिमाग में ये सब चल रहा है। पर इन्हीं सब चीज़ों से मस्क को स्पेस में इंटरेस्ट आता है। साउथ अफ्रीका में हाई स्कूल करने के बाद ये 17 साल की उम्र में कैनेडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अपनी मदर के थ्रू, जो कनाडा में बॉर्न हुई थी। जब वो कनाडा पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ टाइम अपने कजिन के साथ फार्मिंग करते हैं और उसके बाद लकड़ियाँ काटना भी सीखते हैं। आखिर में वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं। और 1995 में जब ये 24 साल के थे तब ये यूएस से कैलिफोर्निया मूव करते हैं, सिलिकॉन वैली में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए। मस्क कॉलेज से ही 3 चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जो उन्हें लगता था कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी: इंटरनेट, सस्टेनेबल एनर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन। और ये स्टैनफोर्ड में भी सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए एडवांस एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते थे। In fact, the original reason I came out to Silicon Valley was to go to Stanford to work on advanced energy storage technologies for electric vehicles. पर जब ये सिलिकॉन वैली आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ इंटरनेट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था
और ये भी इंटरनेट को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जिसके लिए ये सोचते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक कार्स पे काम करना बहुत रिस्की है और इंटरनेट पे काम करने का यही सही टाइम है। Participate in the internet and be part of it. So I decided to drop out. जिसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर नेस्केप कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जो वहाँ पे एक लौती इंटरनेट कंपनी थी। पर नेस्केप की तरफ से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, अब इनको जॉब भी नहीं मिलती है। इसी टाइम ये डिसाइड करते हैं कि ये अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे। And that's when I talked to Kimball. I said, hey, why don't we try to do this company in Silicon Valley? और यहीं से इनके बिजनेस की शुरुआत होती है। मस्क शुरुआत में एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो इंटरनेट के जरिए लोगों की मदद कर सके, और इसी से ज़िप्टो की शुरुआत होती है, जो इलॉन और उनके भाई किम्बल ने मिलकर बनाया था। वो टाइम पर ये कंपनी मैप प्रोवाइड करती थी जो लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से डायरेक्शन बता सके, और ये प्रिंटेड कंटेंट को डिजिटल कंटेंट में कन्वर्ट करती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज गूगल लेंस करता है। ये आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा आसान है, पर वो टाइम पे ये सब करना बहुत मुश्किल था, और तब मीडिया को भी इसकी बहुत ज़रूरत थी। We helped bring online several hundred newspapers that previously were only in print. पर मस्क के लिए ये सब स्टार्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो सिलिकॉन वैली में स्टूडेंट लोन लेके पढ़ने आए थे, और इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपना घर और ऑफिस दोनों एक साथ रेंट पर ले सके। I didn't have any money. In fact, I had negative money. I had huge student debts. So, in fact, I couldn't afford a place to stay and an office. So, I rented an office instead, because I got a cheaper office than I could get a place to stay, and then I just sort of slept on the futon. तो वो सिर्फ ऑफिस को रेंट पर लेते हैं जहाँ वो रहते भी हैं और काम भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑफिस का रेंट घर के रेंट से कम था। शुरुआत में सिर्फ ये और इनके भाई थे, और इनके पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था जिसमें ये रात भर प्रोग्रामिंग करते थे और दिन में इनकी साइट ऑन रहती थी। We're so hot up, we had just one computer, so the website was up during the day, and I was coding at night, 7 days a week, all the time. कुछ टाइम ये सब ऐसे ही चलता है, और बाद में जैसे जैसे इनकी टीम बड़ी होती है वैसे वैसे इनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं। तब इनकी कंपनी को द न्यूयॉर्क टाइम्स से भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तब ये कंपनी भी ग्रो हो रही थी, और कुछ साल बाद 1999 में Zip2 को कॉम्पैक्ट कंपनी $307 मिलियन में खरीद लेती है, जिसमें से $22 मिलियन सीधा मस्क को मिलते हैं और $15 मिलियन इनके भाई किम्बल को मिलते हैं। हालांकि ये जर्नी बहुत मुश्किल थी, बट मस्क अब इससे एक मिलियनर बन गए थे, और वो अपने लिए एक बहुत महंगी गाड़ी लेते हैं। Wow, I can't believe it's actually here. It's pretty wild. It's just a moment in my life. पर मस्क यहाँ रुकते नहीं है, वो इन्हीं पैसे से एक और दूसरी कंपनी बनाते हैं, जिसका नाम X.com रखते हैं, जो बाद में जाके एक रेवोल्यूशनरी कंपनी बनती है। इसके पीछे उनका मोटिव सीधा था, ये ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते थे। This is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. X.com 2000 में कॉन्फिनिटी कंपनी से मर्ज हो जाती है, जो इसकी एक बड़ी कॉम्पिटिटर थी। इसके बाद से इस कंपनी का नाम पेपाल हो जाता है। हाँ, ये वही पेपाल है जिसे आज भी यूज़ किया जाता है। पर इसी दौरान मस्क एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ईयर 2000 में जब मस्क अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पे गए थे, तो वहाँ से वापस आने के बाद उनको पता लगता है कि उनको अपनी ही कंपनी के CEO पोजीशन से हटा दिया गया है। इसके बारे में जब मस्क से पूछा गया, तो वो बताते हैं कि उनकी शादी हुए 10 महीने ही हुए थे, और तब से वो कहीं घूमने नहीं गए थे, इसीलिए वो 2 हफ्ते के लिए वेकेशन में गए थे। Gotten married earlier that year and not had any vacation or honeymoon or anything, so it was kind of a combined financing trip / honeymoon. Yeah. Away for 2 weeks, and there was just so much. There was just a lot of worry, and that caused the management team to decide that I wasn't the right guy to run the company. लेकिन इस टाइम पर पेपाल टेक्नोलॉजिकल इश्यूज और मल्टीपल इश्यूज से गुजर रहा था, और तब कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि मस्क CEO पोजीशन के लिए सही नहीं है, इसीलिए वो उनको CEO पोजीशन से हटाकर पीटर थाइल को CEO बना देते हैं, जो कॉन्फिनिटी कंपनी के फाउंडर थे, जिसके साथ मिलकर पेपाल बना था।
पर अब इन सब के बाद 2002 में पेपाल को ईबे 1.5 बिलियन डॉलर्स में खरीद लेती है, जिसमें से मस्क को 180 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं और अब मस्क इससे एक बहुत अमीर आदमी बन जाते हैं। अब जब मस्क के पास इतने पैसे आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब वो वही करेंगे जो वो हमेशा से करना चाहते थे। जी हाँ, अब वो अपने सपने के पीछे भागते हैं जिसे वो बचपन से करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 2001 से ही मार्स सोसाइटी को ज्वाइन किया था, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। 2001-2 में ये 3 बार रशिया जाते हैं वहाँ से रिफर्बिश्ड मिसाइल खरीदने के लिए। So I actually went to Russia 3 times to look at buying a refurbished ICBM. पर जब ये मिसाइल्स की प्राइस सुनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से ये उनको मना करके यूएस से वापस आ जाते हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि उनके पास पेपाल को बेच के जो भी पैसे आए हैं उनमें से कुछ पैसों को इन्वेस्ट करके वो अपनी खुद की एक कंपनी बनाएंगे जो अफोर्डेबल प्राइस में रॉकेट बना सके, जिससे ये स्पेस को एक्सप्लोर कर सके और इंसानों को अलग अलग प्लैनेट तक भेज सके, जिससे ह्यूमंस एक मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बन जाए। The purpose of SpaceX is to extend life beyond Earth, making life multiplanetary. और शुरुआत से ही इनकी नज़र सबसे पहले मार्स पे थी। हालांकि तब इन पर कोई भरोसा नहीं करता था, पर इन्होंने अपना डिसीजन बना लिया था और यहीं से शुरुआत होती है SpaceX की और यहाँ से इनका रॉकेट बनाने का सफ़र भी शुरू हो जाता है। लेकिन इनका इसके अलावा भी एक और विजन था, इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का। हालांकि ये इसे तो शुरुआत में ही करना चाहते थे, पर वो टाइम पर इंटरनेट बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था, तो इन्होंने इंटरनेट के साथ जुड़ने का फैसला लिया था और अब इनके पास तो पैसे भी थे। तभी इनको टेस्ला के बारे में पता चलता है, जिसके फाउंडर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टेपनिन थे और वो भी इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे थे। तो मस्क भी डिसाइड करते हैं कि वो इनके साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे और 2004 के शुरुआत में मस्क 6.3 मिलियन डॉलर्स इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और बाद में जाके ये इसके सीईओ भी बन जाते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार पे फोकस करते हैं और बाद में ये और मॉडल भी बनाना चाहते थे, जिससे वो लोगों को पेट्रोल और डीजल कार से स्विच करके इलेक्ट्रिक कार्स में ला सके। एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक कार्स पर बहुत से सवाल उठते हैं और यहीं इसमें काम करते करते मस्क के सामने भी बहुत सी प्रॉब्लम आने लगती हैं। इनको कार प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। कार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकी सोच से कहीं ज़्यादा होने लगती है और यहीं ये SpaceX में भी स्ट्रगल कर रहे थे। इनको रॉकेट बनाने की भी कोई नॉलेज नहीं थी और इनके पास कोई एरोस्पेस डिग्री भी नहीं थी। सिर्फ एक चीज़ में अच्छे थे, फिजिक्स में, जो इनका बेस बनता है। आप सोच रहे होंगे कि जब इनको इतनी नॉलेज नहीं थी तो इन्होंने ये सब किया कैसे। SpaceX को बनाते समय ये बहुत से एक्सपर्ट लोगों से मिलते हैं। इसके अलावा ये इसके बारे में जानने के लिए बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं, जिससे ये खुद से इन सब के बारे में समझते हैं और एक स्मार्ट टीम की मदद से ये इस कंपनी को बनाते हैं। I don't have an aerospace degree. So how did you go about acquiring the knowledge? Well, like I said, I read a lot of books, talked to a lot of people, and have a great team. पर शुरुआत में मस्क को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये दोनों कंपनी सरवाइव कर पाएंगी। I gave basically both SpaceX and Tesla from the beginning a probability of less than 10% of likely to succeed. पर फिर भी वो इन दोनों कंपनी को बनाना चाहते थे, जिससे वो लोगों का नजरिया बदल सके। ये इन सब के बारे में धीरे धीरे समझ रहे थे और 2006 में SpaceX अपनी फर्स्ट रॉकेट फैल्कन 1 को लॉन्च करती है अर्थ के ऑर्बिट में जाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली इनका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाता है। इसके बाद ये ऐसे ही 2 और रॉकेट को लॉन्च करते हैं, पर वो दोनों भी फेल हो जाते हैं, जिससे अब SpaceX बहुत बुरी कंडीशन में आ गई थी। ये टाइम पर लोग भी इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ SpaceX की हालत तो बुरी थी ही थी और साल आ जाता है 2008 का, जब टेस्ला अपनी फर्स्ट कार रोडस्टार की डिलीवरी देना शुरू करती है। पर तभी एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। तब मस्क ही क्या पूरी दुनिया इससे जूझ रही थी और ये टाइम पर इनकी कंपनी का बहुत बुरा हाल था। Each month that passes is literally costs us tens of millions of dollars. I mean, we need to appreciate that. 2008 के अंत तक टेस्ला के पास कंपनी चलाने के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन के पैसे बच गए थे
इनकी हालत इतनी बुरी थी कि इनकी कंपनी कभी भी बंद हो सकती थी। Tesla almost went bankrupt. और ये टाइम पर मस्क के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो अपने बचे हुए सारे पैसे सिर्फ एक कंपनी में लगा दे जिससे वो कंपनी का सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ जाए, पर वहीं उससे दूसरी कंपनी मर जाएगी, और दूसरा ऑप्शन था कि वो अपनी दोनों कंपनीज में अपने बचे हुए पैसे बांट दे, पर ये ऑप्शन पहले ऑप्शन से भी ज़्यादा डेंजरस था। ऐसे में दोनों ही कंपनी बंद हो सकती थी। I could put it all into one company, and then the other company would definitely die, or split it between the two companies. But if I split it between the two companies, then both might die. पर वो दूसरा ऑप्शन ही चूज करते हैं, जिससे अब पेपाल से कमाए हुए सारे पैसे ये इन दोनों में लगा देते हैं, और अब ये रेंट भरने के लिए भी अपने दोस्तों से पैसा मांगते हैं। So I ended up putting all the money in and borrowing money for rent from friends. इसके बाद भी रोडस्टार में क्वालिटी इश्यूज आ रही थी, जिसकी वजह से ये इसको डिलीवर करने में डिले करते जा रहे थे, और अब इनका पर्सनल पैसा भी काफ़ी नहीं था, जिसके लिए ये इन्वेस्टर की तलाश में थे। इसी टाइम पर इनका डिवोर्स भी हो जाता है। हालांकि ये इसके कुछ टाइम बाद ही दूसरी शादी भी कर लेते हैं, और 2008 में ही SpaceX एक बार फिर से Falcon 1 को लॉन्च करती है। इस बार ये सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंच जाती है। अगर इसमें ये सक्सेसफुल नहीं होते तो SpaceX का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि 5th लॉन्च के लिए इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। If that 4th launch hadn't worked, that would have been it. We did not have the resources to mount a 5th launch. इसके बाद SpaceX को नासा की तरफ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जिसकी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। NASA called and told us that we'd won a $1.5 billion contract. And I couldn't even hold the phone. It's like, I just blurted out, I love you guys. They saved you. Yeah, they did. जिसके बाद से SpaceX इम्प्रूव होने लगती है, और यहाँ लकीली टेस्ला को भी कुछ इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं और कुछ और लोन भी मिल जाते हैं, जिससे ये बस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही इसके बाद ही मॉडल S को रिवील करते हैं, और रोडस्टार के बाद अब लोग इन पर भरोसा करने लग गए थे, इसीलिए इसका मार्केट से रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। इसके बाद टेस्ला भी इम्प्रूव होने लगती है, और ये अपनी नए नए टेक्नोलॉजी पर काम करने लगती है, जिससे ओवरऑल डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव हो सके। इसके बाद वो मॉडल X को भी लॉन्च करते हैं, जिससे अब ये अच्छे से चल रही थी। ऐसे ही अपने नए नए टेक्नोलॉजीज़ पर काम करते रहते हैं, और यहाँ SpaceX भी अपने नए मिशन रीयूजेबल रॉकेट पर काम कर रही थी, जिससे एक बार रॉकेट को लॉन्च करने के बाद उसको दोबारा ज़मीन पर लाया जा सके और उसके बाद फिर से उसी को लॉन्च कर सके। पहले ऐसा कोई नहीं करता था। एक बार रॉकेट जब स्पेस में पहुंच जाती थी तो उसे वहाँ ही स्पेस में छोड़ दिया जाता था, जिससे वो सिर्फ एक बार ही यूज़ करी जा सकती थी। इसके वजह से रॉकेट लॉन्च का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, और ये इसी कॉस्ट को कम करने के लिए रीयूजेबल रॉकेट पर काम कर रहे थे। शुरुआत में तो ये बहुत बार फेल होते हैं, बार बार इनकी रॉकेट ब्लास्ट होती जाती है, पर लास्ट में ये अल्टीमेटली इसमें भी कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद से SpaceX कभी रुकती नहीं है। ये अपने अलग अलग मिशन पर काम करते रहती है, और नासा की तरफ से भी इनको रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं, जिससे ये नासा के एस्ट्रोनॉट और उनके सामानों को भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजते रहते हैं, और बाद में वो पहली बार टूरिस्ट को भी स्पेस में लेके जाते हैं, जिससे ये अपना पहला कदम उठाते हैं इंसानों को अर्थ के बाहर ले जाने का। और ये अभी भी मार्स मिशन पे काम कर रहे हैं, और ये SpaceX की मदद से एक और नेक्स्ट लेवल कंपनी बनाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। पर यही जर्नी टेस्ला के लिए कभी भी इतनी स्मूथ नहीं रहती है। जब ये 2016 में अपनी मॉडल 3 को रिवील करते हैं तो इसके बाद इनकी कार की बहुत डिमांड होने लगती है, और अब टेस्ला इन डिमांड्स को फुलफिल करने में बहुत स्ट्रगल करने लगती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और सब कुछ एकदम मैस हो गया था, और इनकी मशीन्स भी काम करना बंद कर देती हैं। ये टाइम मस्क के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये 3 साल तक फैक्ट्री में ही स्ट्रगल करते रहते हैं। बहुत दिनों तक ये फैक्ट्री में ही रहते हैं और वहीं सोते हैं। I slept on the floor. Those were 3 so much pain. But it had to be done or Tesla would be dead. ये टाइम पे टेस्ला के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था
कि ये एक बार फिर से कंगाली की हालत में आ गई थी। पर इन सब से कहीं ना कहीं मस्क ने बचपन से ही लड़ना सीख लिया था और इतना सब कुछ देखने के बाद वो अभी हार नहीं मानना चाहते थे। टेस्ला के इंजीनियर्स दिन रात मेहनत करते हैं, 3 साल तक ये लगातार मेहनत करते रहते हैं। ये नए तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये कमाल की इंजीनियरिंग और न्यू टेक्निक से इसमें भी कामयाब हो जाते हैं। ये लगातार अपनी टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करते जाती है। यहाँ पूरी दुनिया में ईवी मार्केट भी ग्रो होने लगती है और अलग अलग कंपनीज अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने लगती हैं। इसी टाइम पर हमारे देश में टाटा ने भी अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च किया था। अब इलेक्ट्रिक कार्स पूरी दुनिया में फैलने लगती है, जो मस्क हमेशा से करना चाहते थे। Why do you want the competition? The whole point of Tesla is to accelerate the advent of electric vehicles. जिसके लिए इन्होंने अपने पैटेंट्स को भी ओपन सोर्स कर दिया था। We open source our patents, so anyone who wants to use our patents can use them for free. जिससे कोई भी इनके पैटर्न को देखकर इलेक्ट्रिक कार आसानी से बना सके, बस ये सोचकर कि इससे पूरी दुनिया आसानी से इलेक्ट्रिक कार्स को अडॉप्ट कर पाएगी, जिसमें ये बहुत हद तक कामयाब भी होते हैं। और इन्हीं सब के चलते चलते 2020 में टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है, जिससे इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक बन जाते हैं। पर मस्क यहाँ तक ही सीमित नहीं रहते हैं। इन दोनों कंपनीज के अलावा मस्क ने कुछ और कंपनीज भी बनाया था, जिसमें सबसे पहले सोलार सिटी आती है, जिसको मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स के साथ ही बनाया था, जिसमें ये बेसिकली सोलार एनर्जी पर काम करते हैं और अपनी इनोवेटिव डिज़ाइन से इसको प्रमोट करते हैं, जिससे लोगों को सस्टेनेबल एनर्जी पे स्विच करने की कोशिश करते हैं। ये स्पेसएक्स की मदद से स्टारलिंक को भी बनाते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है जिसे अर्थ के लोअर ऑर्बिट में भेजकर इंटरनेट प्रोवाइड करा जा सके रिमोट एरियाज में, जहां इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं है। इसे रशिया यूक्रेन वॉर में भी यूज़ किया गया था, जब वहाँ पे इंटरनेट सप्लाई बंद हो गया था। इसी टाइम पे मस्क एक बहुत अलग सी कंपनी बनाते हैं, द बोरिंग कंपनी, जिससे ये अंडरग्राउंड टनल का एक नेटवर्क बना रहे हैं, जिसमें हाई स्पीड में ट्रैवल करा जा सके, ट्रैफिक को अवॉइड करके। इसे टेस्ट भी किया गया और अभी भी ये बन रही है। इन सब के अलावा मस्क एक बहुत क्रेजी कंपनी बनाते हैं, जो सोचने में सच में बहुत अजीब लगती है, न्यूरालिंक कंपनी, जिसमें ये इंसानों के दिमाग में एक ऐसी चिप अटैच करना चाहते हैं जिससे हम डिजिटली और अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। ये ऐसा है जैसा हम सोचेंगे वैसा ही कंप्यूटर में होगा, बिना सिस्टम को हाथ लगाए। शुरुआत में इसे एक बंदर पे भी टेस्ट किया गया था, जिसे ये बिना सिस्टम में हाथ लगाए गेम खेल रहा था, और अभी कुछ टाइम पहले इसे एक पैरालाइज व्यक्ति पर भी टेस्ट किया गया, जिसमें भी इनको बहुत हद तक कामयाबी मिली है, और ये अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। इन सब के बारे में मैं आपको ज़्यादा डीप में तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इनकी एक एक कंपनी पे एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। पर इन सारी कंपनीज को देख के थोड़ा अजीब नहीं लगता है? मतलब स्पेस से लेके ज़मीन के नीचे तक हर चीज़ को ये रेवोल्यूशनराइज करना चाहते हैं, और इनकी हर कंपनी के पीछे इनका एक मिशन है, जिसे इनकी कंपनीज से पहले कोई और नहीं कर रहा था, जो इनकी कंपनीज को अपने आप में ही बहुत यूनिक बना देती है। और ये हमेशा अपने नए नए आइडियाज़ पे काम करते रहते हैं। इनके दिमाग में जो भी आता है वो सब करना चाहते हैं। बहुत बार तो ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे ये न्यूज़ में हमेशा बने रहते हैं। ऐसे ये 2022 में एक ऐसा काम करते हैं जो न्यूज़ हेडलाइंस बन जाती है। ट्विटर को खरीद लेते हैं, जिस पर बहुत से सवाल उठते हैं और बहुत सी कंट्रोवर्सी भी चलती है, जो अपने आप में ही एक अलग कहानी है। इन सब के अलावा भी मस्क एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली कंपनी का भी पार्ट थे, जिसका नाम है ओपनएआई, जिस कंपनी ने चैट जीपीटी को बनाया है। पर फिर इनके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट होने की वजह से ये ओपनएआई को छोड़ देते हैं, जिसके बाद ये 2023 में अपनी खुद की एक एआई कंपनी बनाते हैं, xAI, जहां ये एआई को ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए और एडवांस करना चाहते हैं, और अभी भी ये इन सब पर काम कर रहे हैं। आप सोचिए ना, कहाँ एक ऐसे माहौल में रहने वाला बच्चा बड़ा होकर कुछ ऐसा करके दिखाता है जिससे हर जगह इसकी चर्चा होने लगती है। अभी भी ये इतनी सारी चीज़ों पर काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग इन्हें पागल कहते हैं, और वहीं बहुत से लोग इन्हें जीनियस भी कहते हैं। पर कोई चाहे इनको कुछ भी कह ले, इन्होंने ये तो साबित कर दिया कि सोचने की कोई लिमिट नहीं होती है, और अगर किसी में लगन और जज्बा है तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो।
इतना सब कुछ करने के बाद भी इनकी जर्नी अब भी अधूरी है और हो सकता है आने वाले टाइम में हमें कुछ ऐसा देखने को मिले जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। I'm just trying to think about the future and not be sad. I just think that there have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Like, why do you want to live? What inspires you? What do you love about the future? And if we're not out there, if the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, I find that incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. Well, I think if you want the future to be good, you must make it so. Take action to make it good. And it will be.